अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK स्पीक्स और आप देख रहे हैं डॉन एडिटोरियल्स विद उर्दू एनालिसिस एंड ट्रांसलेशन। आज है 26 जनवरी 2022 और आज के ओपिनियन का टाइटल है वॉर्स ऑन मेनी फ्रंट्स, कई महाजों पर जंगें। जिस तरह हमने कल एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया था यूक्रेन को, इस आर्टिकल में भी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा डिटेल्स दी गई हैं यूक्रेन क्राइसिस के हवाले से, और उसके साथ साथ यमन क्राइसिस को भी डिस्कस किया गया है कि किस तरह ये जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं, जिस तरह ये सुपर पावर्स या ये जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, ये किस तरह इन्वॉल्व हैं इन प्रॉक्सी वॉर्स के अंदर। जैसे यूक्रेन में US, नेटो, रशिया और यूक्रेन इन्वॉल्व थे, और इसी तरह यमन के अंदर हुसीस, ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE जो है इन्वॉल्व हैं, और इसमें भी हॉट इश्यूज और क्लैशेस चल रहे हैं, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो देखते हैं किस तरह क्राइसिस इन यूक्रेन जो है डाइवर्ट कर रहा है अटेंशन सुपर पावर्स का, कि वो जो है यमन क्राइसिस को सॉल्व कर सकें। तो आइए इसको हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। जी, ये देखिए यमन वन ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, और इसके साथ ये सऊदी अरेबिया है। आप देखें कितना ज़्यादा बॉर्डर जो है, बड़ा बॉर्डर शेयर कर रहा है यमन सऊदी अरेबिया के साथ, और इन दोनों ही ममालिक का आपस में इशू है, क्योंकि यमन के अंदर जो डिवीज़न है, रिलीजियस या सेक्टेरियन डिवाइड है, उसकी मैं परसेंटेज आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ। इसके अंदर शियाइट और सुन्नीस जो हैं, उनका बहुत बड़ा डिवाइड है और क्लैश है। और ये जो इस यमन का क्राइसिस या क्लैश, सेक्टेरियन क्राइसिस या क्लैश है, ये पूरे मिडिल ईस्ट को जो है अब अपने घेरे में ले चुका है, और जिसमें बहुत बड़ी जो कंट्रीज़ हैं वो इन्वॉल्व, जैसे सऊदीया, UAE और उसके साथ कतर है, और बाकी सारी कंट्रीज़ जिन्होंने सऊदी लेड कोalition का हिस्सा बनाया। और यमन के अंदर हुसीज़ हैं जो शियाइट हैं, और वो दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय ईरान। और ये रहा यमन्स रिलीजियस डिवीज़न। आप ये देखें यमन के अंदर, यहाँ पे सना जो कैपिटल है यमन का, और ये जिस कलर में आप देख रहे हैं कैपिटल सिटी है, ये पूरा शियाइट इन्फ्लुएंस एरिया है। यहाँ पे इनकी मेजॉरिटी जो है शिया कम्युनिटीज़ हैं, और ये जो ग्रीन के अंदर एरिया है यमन का, ये जो है सुन्नीज़ हैं। तो सुन्नीज़ का जो पोर्शन पॉपुलेशन का बनता है परसेंटेज 56% है, और ज़ैदी शिया जो हैं 42% हैं, और इसके अलावा बाकी भी माइनॉरिटीज़ हैं। तो मेनली देखें दो बड़े सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी, जो जिनके बहुत बड़ा डिवाइड है यमन के अंदर। और जो शियाइट हैं उनकी डिमांड्स में आपसे शेयर करता हूँ, और आप ये देखें सुन्नीज जो हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे। और ये क्लैश जो है सेक्टेरियन क्लैश है, पर ये एक प्रॉक्सी वॉर की शक्ल अख्तियार कर चुका है। इसके अंदर इतनी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं, और एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है इसी तरह। अच्छा, मैंने आपसे मैप को शेयर किया, और अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उनकी जोग्राफिकल लोकेशन और उनके रिलीजियस डिवीजन की जो कंपोजिशन है वो क्या है। तो ये एक प्रॉक्सी वॉर है बिटवीन ईरान एंड वर्सेस सऊदी, क्योंकि जो हुसीज हैं दे आर शियाइट्स, और दे बीइंग सपोर्टेड बाय ईरान, और सऊदी जो है वो सुन्नीस की जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट कर रही है, और उसके साथ सऊदी को जो बैक कर रहा है वो US कर रहा है, क्योंकि US सऊदी का बहुत बड़ा एलाई है। एंड हुसैन बदरुद्दीन अल हुसी फाउंडेड 1990। ये हुसी जो तंजीम है, इसको हुसैन बदरुद्दीन ने बनाया, इस्टेब्लिश किया 1990s के अंदर, और वांट ज़ैदी इमामत रूल, और ये ज़ैदी इमामत का रूल चाहते हैं, चाहते थे यमन के अंदर, या चाहते हैं यमन के अंदर, सिंस दे कंसीडर देमसेल्व्स द सक्सेसर और डिसेंडेंट्स। और ये क्योंकि अपने आप को सक्सेसर या डिसेंडेंट समझते हैं कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट्स हैं, सक्सेसर्स हैं, तो इनको जो है ये इमामत मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट मिलनी चाहिए यमन के अंदर। और इसी ही लीडर को 2004 के अंदर कत्ल कर दिया गया। अरब स्प्रिंग आई 2011 के अंदर, आपको पता है बहुत बड़ी वेव आई मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसने बहुत सारे लीडरान को, मोरूसी हो या कजाफी हो, और बहुत सारे लीडरान को जो है हाथ धोना पड़ा अपनी हुकूमतों से। और उसी की लपेट में प्रेसिडेंट अब्दुल्ला सालेह जो है, उसके ऊपर प्रेशर आया टू हैंड ओवर पावर टू हिज डिप्यूटी अब्दुल रबाह मंसूर हादी, और उसने पावर हैंड ओवर किया मंसूर हादी को। हादी की गवर्नमेंट बहुत वीक थी, क्योंकि इकोनॉमिकल और मिलिट्री और फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो उसके लिए बहुत मुश्किल था हादी को, हुकूमत को यमन कंट्रोल करना। तो उस वक्त हुसीज जो थे वो ऑलरेडी जो इमामत का रूल चाहते थे, और शियाई गवर्नमेंट चाहते थे यमन के अंदर, टुक एडवांटेज और टुक ओवर कैपिटल सना, और सना का जो कैपिटल है
यमन का जो कैपिटल है सना, आपने देखा होगा सेक्टेरियन डिवाइड के अंदर कि उनकी मेजोरिटी वहाँ पे उन्होंने दे टुक ओवर द कैपिटल और फोर्सिंग मिस्टर हादी इनटू एग्जाइल, और उन्हें जो मिस्टर हादी उस वक्त के जो हेड थे गवर्नमेंट के, उनको एग्जाइल में भेज दिया, और वो एग्जाइल में अब्रॉड, आई थिंक इज इन कैसे सऊदी के अंदर है। उसके बाद फिर सऊदी लेड कोलिशन फॉर्म हुआ 2015 के अंदर, जिसके अंदर बहरैन, कुवैत, कतर, यूएई, ये तकरीबन 10 कंट्रीज़ हैं जो सऊदीया के साथ मिलके शियाइट जो कम्युनिटीज़ हैं या जो हुसी ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, और प्रॉक्सी वॉर है अब भी बेसिकली बिटवीन ईरान वर्सेस सऊदी और बैक्ड बाय यूएस। तो ये प्रॉक्सी वॉर, क्योंकि ईरान जो है वो हुसीज़ को सपोर्ट कर रहा है और जो सुन्नीज़ हैं उनको सऊदी सपोर्ट कर रहा है, और इस तरह जो है एक बैटल ग्राउंड बना है यमन, जिस तरह यूक्रेन जो है बैटल ग्राउंड बना है रशिया और नेटो और यूएस के दरमियान। तो आइए देखते हैं क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों इवेंट्स में, और फिर ओपिनियन जो है वो क्या बिल्डअप कर रहा है राइटर। Last weekend was a moment of mad scrambling by world powers. लास्ट वीक बहुत जो है उतार चढ़ाव थे वर्ल्ड पावर्स के अंदर, सिचुएशन बहुत वर्स थी। स्क्रैम्बलिंग मीन्स सिचुएशन में पीपल पुश फाइट, क्योंकि दो बहुत बड़े इश्यूज जो हैं चल रहे हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स threatened sanctions against an expansionist Russia, saying that it would boot the Russian from the international banking system as it has already done with Iran. और यूएसए ने धमकी दी रशिया को कि एक्सपेंशनिस्ट रशिया के, रशिया रिलेटिंग कैरेक्टरिस्ट ऑफ पॉलिसी टेरिटोरियल इकोनॉमिक एक्सपेंशन के, रशिया जो एक्सपेंड कर रहा है अपना एरिया, और उन्होंने कहा कि हम हम किक करेंगे, किक द रशियंस फ्रॉम द इंटरनेशनल बैंकिंग, कि रशिया को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से उनको थ्रेट किया और उन्हें इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से किक आउट करेंगे एज इट ऑलरेडी डन विद ईरान, और जिस तरह उन्होंने ऑलरेडी ईरान के साथ किया है न्यूक्लियर डील के ऊपर। For their part, members of the Union squabbled over what must be done about the huge buildup of armament at Ukraine's border with Russia. और सेम टाइम जो यूरोपियन यूनियन है वो भी ये सोच रहा है कि इस आर्मामेंट जो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो रही है उसके खिलाफ क्या किया जाए, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए। The Germans who are involved in a pipeline project, it is complete but the pipeline has yet to start functioning. That would allow new natural gas from Russia to directly pipe to their country, remained hesitant as they know sanctions would make it harder for them to have financial transactions with Russia. जर्मनी को अपनी परेशानी पड़ी है कि उन्होंने एक गैस पाइपलाइन का जो है पाइपलाइन प्रोजेक्ट है और कंप्लीट भी हो चुका है, पर वो स्टार्ट नहीं हुआ, और अब वो परेशान है कि अगर तो सैंक्शंस लगे रशिया के ऊपर तो इनकी ट्रांजैक्शंस कैसे होंगी, किस तरह ये फंक्शन करेंगे। तो उनको अपनी ही परेशानी है कि किस तरह ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है रशिया के साथ, क्योंकि सैंक्शंस लगने का खतरा है यूएस की तरफ से। वॉज यूक्रेन रियली वर्थ अ वॉर दैट ऑल ऑफ द ईयू वुड हैव टू फाइट, कि यूक्रेन क्या इतना ही इम्पोर्टेंट है इनके लिए कि यूरोपियन यूनियन को जो है इसके लिए लड़ना पड़ रहा है, या ये इतने सारे कंट्रीज मिलके इसके लिए लड़ रहे हैं। These diversions made it perfect for another long-standing and much more bloody war to enter into high gear. और ये जो डाइवर्जन है कि दुनिया यूक्रेन की तरफ देख रही, रशिया और यूएस और नेटो की तरफ देख रही है, उस वक्त एक और जो बहुत बड़ा इशू है, लॉन्ग स्टैंडिंग तवील अरसे से चला आने वाला जो इशू है, क्राइसिस है, वो भी है बहुत ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर रहा है, और वो ऑब्वियसली यमन की तरफ रेफर कर रहे हैं राइटर। The Yemeni Houthis, who are opposed to the religious influence exercised by the Saudi Arabia and want to regain oil fields they say belong to them, made their move. और हुसीस जो हैं उनको डिफाइन कर रहे हैं कि देर हु आर अपोज टू रिलीजियस इन्फ्लुएंस, कि वो रिलीजियस जो इन्फ्लुएंस है सऊदी की तरफ से उसके वो खिलाफ हैं, और वो ऑयल फील्ड जो है रिगेन करना चाहते हैं यमन के अंदर, और उन्होंने अपना मूव करना शुरू किया है। आई मीन दे स्टार्टेड टेकिंग सम इनिशिएटिव्स। लेट ऑन संडे के दिन दे वर एबल टू लॉन्च अ मिसाइल अटैक्स ऑन सऊदी अरेबिया, और उन्होंने मिसाइल अटैक लॉन्च किया सऊदी अरेबिया के ऊपर। इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ था। इन संडेज अटैक इन सऊदी अरेबिया द 2 men injured were among the droves of guest workers who continue to do all that Saudi themselves consider beneath them, and Saudis consider a lot of things to be beneath them. और संडे के दिन इन्होंने जो लॉन्च किया, उस अटैक लॉन्च किया सऊदी अरेबिया के ऊपर, उसमें तकरीबन ड्रव्स ऑफ गेस्ट के ग्रुप ऑफ
जो वर्कर्स थे, गेस्ट वर्कर, जो फॉरेन वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो जख्मी हुए। और सऊदीज देमसेल्फ कंसीडर बीनीथ देम, क्योंकि सऊदी ये वो काम करते हैं जो फॉरेन के जो फॉरेन लेबर है वो जो काम करती है, वो छोटे मोटे ऐसे काम करती है कि जो सऊदी खुद करना पसंद नहीं करते। समझ लिया कि मेहनत मजदूरी और सारा कुछ। The two guest workers in question were Sudanese and Bangladesh nationals। और उसमें से जो दो वर्कर्स थे उसमें एक सुडानीज था और बांग्लादेशी नेशनल था। Another attack by Houthis on Monday targeted an airbase with 20,000 US personnel in the Emirati capital of Abu Dhabi। और एक और मंडे के दिन अटैक किया हुसीज ने, जो शियाइट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अटैक किया एयरबेस के ऊपर, जहाँ पे तकरीबन 2000 के करीब यूएस पर्सनल मौजूद होते हैं अरब एमिरेट के अंदर, अबू धाबी के अंदर। अकॉर्डिंग टू एमिरेटी ऑफिशियल, द मिसाइल्स वर इंटरसेप्टेड एंड फेल इन अ सेपरेट एरिया अराउंड अबू धाबी। और जो मिसाइल से उनको इंटरसेप्ट किया गया, रोका गया, फेल, और उनको फिर जो है शहर से दूर कहीं गिराया गया। A week earlier, a drone attack claimed by Houthis rebels had killed 3 people, including Pakistani national, in Abu Dhabi। और एक हफ्ता पहले भी एक ड्रोन अटैक हुआ था हुसीस की तरफ से, और जिसमें 3 लोग मारे गए थे, उसमें पाकिस्तानी भी एक शामिल था अबू धाबी के अंदर। As everyone knows, Abu Dhabi and Dubai are not cities that are considered even remotely to be part of the war zone। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि इस दुबई को भी जो है वॉर जोन का हिस्सा बनाया जा सके। इवन as the Emirates have sided with Saudi Arabia in their war against Yemeni Houthis, and UAE forces are part of the Saudi-led coalition fighting against Houthis in Yemen. Cities like Abu Dhabi and like Dubai and Abu Dhabi have gone on just as before, despite even the COVID-19 pandemic। एक UAE ने ज्वाइन कर लिया है कोलिशन, जो सऊदी लेड कोलिशन है, मिलिट्री कोलिशन है, उसको ज्वाइन कर लिया है। बट ये है कि जो सिटीज़ हैं दुबई और अबू धाबी यूएई की, वो दोबारा से जो है एज इट इज़ फंक्शन कर रही हैं, काम कर रही हैं, या फिर उसी तरह की रौनकें छाई हुई हैं जिस तरह पेंडेमिक से पहले थी, या पेंडेमिक के होने के बावजूद भी वो जो सिटी हैं बड़ी एक्टिव हैं, वहाँ पे कारोबारी जो काम काज हैं वो चल रहे हैं। द डिज़ाइनर्स शॉप्स, द ग्लिटरिंग एंड resplendent malls and towering skylines and glistened and gleamed, के ये जो डिज़ाइनर्स के शॉप हैं और चमकदार, अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव लग रहा है बड़ा सिटी, मॉल्स जो हैं वो, और टॉवरिंग स्काईलाइंस के आसमान को छूती हुई बिल्डिंग्स, प्लाजाज, वो चमक रहे हैं विद स्पार्किंग लाइट ग्लीम्स। इसका मतलब है सिटी की या शहर की जो रौनक है वो बहाल हैं। टूरिस्ट who follow COVID protocols have continued to fill them, dining at Michelin star rated restaurants with the usual guest workers parking their cars and mopping their floors। के सिटी के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग डाइन कर रहे हैं, और रेस्टोरेंट्स ओपन हैं, और जो लोग भी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं वो वहाँ पे घूम फिर रहे हैं। मतलब हालात बड़े नॉर्मल हैं दुबई के अंदर। द अटैक्स ऑन अबू धाबी हैव डिसरप्टेड दिस यूजुअल टेनर ऑफ बिजनेस एज यूजुअल। नॉर्मली इन अटैक्स ने क्या किया है, ये जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको इफेक्ट किया है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हुए थे उनको ज़रूर इफेक्ट किया है। इन Monday's attack, Abu Dhabi residents said they heard explosion in the early hours of the morning। अबू धाबी के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने एक्सप्लोजन्स सुनी। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्सप्लोजन्स, जो धमाके की आवाज़ सुनी सुबह सवेरे, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग। These were not likely the actual missiles that Houthis fired, but the interceptors fired back by the UAE and US armed forces। हालांकि ये मिसाइल्स जो आवाज़ें सुनी गई ये हुसीस की तरफ से नहीं थे, बल्कि ये इंटरसेप्टर्स जो थे उनकी आवाज़ें थी, जिन्होंने इंटरसेप्ट किया, रोका है हुसीस के मिसाइल्स को। The escalation in fighting has caused greater concern for the humanitarian and catastrophe in Yemen। The World Food Programme estimates the 5 million Yemenis are on the brink of famine and 50,000 are actually starving। और इस escalation, इस rise in tensions जो हैं, जो वॉर चल रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जो है जन्म दिया, जिसके अंदर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एस्टिमेट किया कि 5 मिलियन जो येमनीज़ हैं वो बेसिकली ऑन द ब्रिंक ऑफ फेमाइन के वहाँ कहत आने को, और 50,000 के करीब जो हैं एक्चुअली स्टार्विंग, दे आर डाइंग ऑफ हंगर।
On Friday, soon after the first attack on Abu Dhabi by the Houthis, the Saudi coalition bombed the prison in the Houthi stronghold Sada in Yemen, killing over 70 people. और फिर जुम्मे को जो है फर्स्ट अटैक लॉन्च किया अबू धाबी ने यमन के अंदर हुसी के खिलाफ, और ऑलमोस्ट 700 के करीब लोग मारे गए। और ये जो अटैक किया गया था ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड सदा सदा के अंदर, सदा इज स्ट्रॉन्ग होल्ड इन यमन। These details undoubtedly will be contested by those on their side of the conflict. The specifics of the warfare, of the casualties of which side was able to inflict more damage to one and damage on the other. और ये जो डिटेल्स हैं कि कौन सी साइड पे कितने लोग मारे गए, ये तो जो कंटेस्टेड जो लोग हैं ये डिबेट कर रहे हैं, और दोनों साइड से डिसाइड करेंगे कि किसने किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। One thing, however, is sure: the city-states of Gulf shine examples of the remarking of the Middle East into commercial center. Rather, only the producers of fossil fuel are not as impenetrable as it was thought. अच्छा, एक बात तो बिल्कुल जाहिर है, साफ है कि जो गल्फ का इतना इतना बड़ा कंट्री जो शाइन एग्जाम्पल है मिडिल ईस्ट के अंदर, कमर्शियल हब, आई मीन द राइटर इज टॉकिंग अबाउट दुबई, कि कमर्शियल हब बन चुका है। और ना सिर्फ ये प्रोड्यूसर ऑफ फॉसिल फ्यूल मतलब ऑयल का प्रोड्यूसर नहीं, कमर्शियल हब भी है दुनिया का, इज नॉट एज इम्पेनेट्रेबल, कि ऐसा नहीं है कि इस कंट्री को कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता या इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सिंस द फायरिंग ऑफ मीजल्स Yahya Sarriya, the spokesperson of Houthis, has advised foreign companies and investors to leave, saying the situation was not stable. The Houthis, he said, were prepared to meet escalation with the escalation. अब ये जो मिसाइल फायर किए हैं हुसीज ने यूएई के ऊपर, तो इससे जाहिर हुआ कि ये भी जो है किसी भी अटैक से दुबई बच नहीं सकता, इसके ऊपर भी हमला किया जा सकता है, चाहे वो भले कितना ही दुनिया का बड़ा कमर्शियल एरिया या कमर्शियल हब क्यों ना हो। और या सीरियस स्पोक्सपर्सन है हुसीज के, उन्होंने ये एडवाइस किया फॉरेन कंपनीज जो काम कर रही हैं और इन्वेस्टर्स को कि भाई आप लीव द कंट्री, ये जगह छोड़ें, क्योंकि सिचुएशन ठीक नहीं है। और हुसीज जो हैं वो जैसे ही एस्केलेशन होगी दुबई की तरफ से, हम उसे ईंट का पत्थर जवाब जो है पत्थर से देंगे। इट इज़ known what exactly will happen, but regional experts speaking to news sources have underscored that the fact that this escalation may be a game changer. Korean Young of the Middle Eastern Institute and Institute's Energy Economy program said that the attack was absolutely an escalation and that the safety of GCC now has risk calculations that approach what we know now other parts of the Middle East, where dangers to pipeline production facilities, civil aviation, and etc. are common. और रीजनल जो एक्सपर्ट्स हैं, न्यूज़ सोर्सेज हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो है अंडर फैक्ट दैट दिस एस्केलेशन में भी गेम चेंजर, इसको अंडर स्कोर किया है। और फिर ये भी कहा है कि जीसीसी नाउ हैज़ अ रिस्क कैलकुलेशन अप्रोच व्हाट वी नो इन द अदर पार्ट्स ऑफ मिडिल ईस्ट, के अब जो है जीसीसी जो है जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, और इसके ये अरेबियन पेनिनसुला की एक इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो उससे क्या होगा, रिस्क कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि हो सकता है कि डेंजर्स टू पाइपलाइन, जिस तरह बाकी जगहों पे कैलकुलेट किया जाता है कि किन किन जगहों को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके अंदर डेंजर्स टू पाइपलाइंस, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ या सिविल एविएशन को खतरात लाक हो सकते हैं इस एस्केलेशन के दौरान। इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेटजी, दोज हु हैव द मोस्ट टू लूज आर ऑलवेज द वंस हु स्टैंड एट अ ग्रेटर रिस्क इन एनी कॉन्फ्लिक्ट। और ये स्ट्रेटजी के मुताबिक जो लाएमल होता है उसके अंदर उन्हीं लोगों को, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ऑलवेज द वंस हु स्टैंड, जिनको ज़्यादा रिस्क होगा उन्हीं को ज़्यादा नुकसान पहुंचे, क्योंकि आई मीन मेनली दुबई इज़ अ कमर्शियल हब एंड इस जंग के अंदर शायद उसे कुछ ज़्यादा लूज करना पड़े। द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यमन एंड the repeated infliction of casualties on the Houthis indicates that the Saudis-led coalition in Yemen may have inflicted so much harm that the former have almost nothing left to lose. कि ऑलरेडी यमन के अंदर इतने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ चुके हैं कि अब सऊदी लेड कोलिशन मजीद भी उन्हें नुकसान पहुंचाएगा तो दे आर रेडी, बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। ऑलरेडी वो तबाह हो चुके हैं, जो हुसीज हैं उनको क्या नुकसान पहुंचना है, क्योंकि ऑलरेडी फेमाइन और स्टार्विंग ऑफ हंगर, इतना नुकसान तो हो चुका है, तो दे हैव नॉट मच टू लूज। So even while the Houthis will face disaster retaliation from the Saudi coalition, they may well
बी टू डेस्परेट टू केयर, और वो फिर इस का ख्याल रखें क्योंकि उनको केयर करनी है, अपने आप को डिफेंड भी करना है, बट जो सऊदी है मे बी और यूएई है उससे ज़्यादा लूज करना पड़ेगा बिकॉज दे आर द कमर्शियल हब्स फॉर देयर पार्ट. One or two more attack in UAE through which much of the world's air traffic is routed and the nature of the war would face drastic change. और अगर दो चार अटैक्स और किए गए हुसीस की तरफ से दुबई के ऊपर, तो फिर हो सकता है कि ये बहुत बुरे तरीके से जो है हालात ख़राब कर दे, क्योंकि एयर ट्रैफिक जो है उस रूट को भी डिस्टर्ब करे, क्योंकि आपको पता है कमर्शियल हब है यहाँ पे, पूरी दुनिया का जो इकोनॉमी जो फाइनेंशियल हब और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब ये डिस्टर्ब होंगे तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है मिडिल ईस्ट के लिए और मेनली दुबई या सऊदी के लिए. द कॉन्फ्लिक्ट इन यमन एवरीवन नो इज़ अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान. सब जानते हैं कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है. मैं आपसे ऊपर भी शेयर कर चुका हूँ कि किस तरह प्रॉक्सी वॉर है कि ईरान हुसीस को सपोर्ट कर रहा है और सऊदीज जो हैं सुन्नीस को सपोर्ट कर रहे हैं. द बर्जनिंग कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स, द ईयू एंड देयर अलाइज विद रशिया. और उसके साथ एक बढ़ता हुआ जो ग्रोइंग इशू है, बर्जनिंग इशू, कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है यूक्रेन के अंदर, वो भी उसके अंदर भी जो यूनाइटेड स्टेट्स, ईयू और बाकी अलाइज और रशिया इन्वॉल्व है, ये भी एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है यूक्रेन के अंदर. द फैक्ट दैट बोथ आर बीइंग एक्सर्बेटेड एट द सेम टाइम रिस्क थ्रोइंग द वर्ल्ड इनटू अ लार्जर कॉन्फ्लिक्ट. और दोनों इश्यूज जो हैं ये दुनिया को एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट तरफ जो है धकेल रहे हैं. दोनों इश्यूज यमन और यूक्रेन इशू है. इन the Saudi versus Houthi conflict, America's attention to NATO and the war in Ukraine may limit the assistance they can provide. और ये मुमकिन है कि सऊदी और रूसी का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें अमेरिका का जो अटेंशन ऑलरेडी डाइवर्टेड है नेटो के ऊपर, और वॉर इन यूक्रेन के अंदर उनका पूरा जो फोकस चल रहा है रशिया के खिलाफ, हो सकता है ये जो असिस्टेंस यूएसए ने प्रोवाइड करनी है अपने एलाई को, सऊदीया को, शायद वो उसको इफेक्ट हो सकता है कि उनकी अटेंशन जो है पूरी यूक्रेन के ऊपर है और इस इशू की तरफ उनके अभी तक कोई ध्यान शायद या तो कम हो या नहीं जा रहा है. इफ दिस इज, तो अगर ऐसा होता है, देन द फ्यूचर ऑफ द मिडिल ईस्ट अपीयर्स पर्टिकुलरली ब्लीक with even those areas that have been untouched by the decades of unrest being drawn into conflict. और अगर इस तरह होता है तो फिर मिडिल ईस्ट का फ्यूचर जो है बहुत ही स्याह तो है, स्याह तरीन हो जाएगा कि अगर अमेरिका की ज़्यादा जो तवज्जो है या सारी तवज्जो यूक्रेन की क्राइसिस के ऊपर रही और उन्होंने मिडिल ईस्ट को अगर अपने हाल पे छोड़ दिया, तो फिर इसके बहुत ही भयानक नताइज आ सकते हैं. With even those areas that have been untouched by the decades of unrest being drawn into conflict. और बहुत सारे ऐसे एरियाज भी जो कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन सकते हैं जो पहले इस मिडिल ईस्ट में जो वॉर है उससे बचे रहे. मेनली दुबई की बात हो रही है कि उसके ऊपर कोई ऐसा खास अटैक नहीं हुआ ऑलरेडी और किसी क्लैश के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ. अगर अमेरिका ने अपने एलाइज जो उनका साथ नहीं दिया या इस इशू को रिजॉल्व करने में हेल्प नहीं की, तो फिर ये है कि इसके जो नताइज है वो भयानक. तो आज का जो ओपिनियन था वो वॉर्स एंड मैनी फ्रंट्स, जिसके अंदर यमन और यूक्रेन को डिस्कस किया और किस तरह जो ये प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व कर रही हैं और दुनिया को जो है किस तरह तबाही के धाने लेके जा रही हैं. और फिर इसमें मेनली ये भी डिस्कस किया कि जो अमेरिका की अटेंशन है जो डाइवर्ट यूक्रेन की तरफ, अगर उन्होंने ज़्यादा तवज्जो वहाँ दी और इस क्राइसिस को, यमन की क्राइसिस को ना देखा, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस को ना देखा और सही से हैंडल नहीं किया, तो इसके जो है बड़े भयानक नताइज आ सकते हैं. तो आज का ये ओपिनियन था और इंशाल्लाह मिलते हैं एक और ओपिनियन या एडिटोरियल के साथ कल. तो होप टू सी यू सून. गुड लक एंड हैव अ ब्लेस्ड डे. टेक केयर.